नमस्कार दोस्तों, देवभूमि आईएएस एकेडमी में मैं मनोज यादव आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मध्य प्रदेश की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। इससे पहले के जो लेक्चर थे दोस्तों, यानी कल के लेक्चर में यदि बात की जाए तो हमने किसका अध्ययन किया था? तो हमने अध्ययन किया था मध्य प्रदेश को भौगोलिक आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, उन सब चीज़ों की हमने विस्तृत व्याख्या की थी। और उससे पहले के लेक्चर में यदि बात किया जाए तो मध्य प्रदेश का गठन और मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय हम लोग देख चुके हैं। आप लोगों ने अभी तक यदि वो लेक्चर नहीं देखे हैं दोस्तों, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप प्लेलिस्ट में जाके उन लेक्चरों को देख सकते हैं। तो आज की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो आज हम देखेंगे दोस्तों आखिर राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, मध्य प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किए गए हैं, साथ में हम देखेंगे टाइगर प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं और मध्य प्रदेश में कौन कौन से टाइगर प्रोजेक्ट की स्थापना की गई है। तो इन सब चीज़ों को हम दोस्तों विस्तृत रूप से आइए देखते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों क्या होते हैं? तो राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों वैसे यदि बात किया जाए तो ये आपका एनवायरनमेंट का एक जो टॉपिक होता है, पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि आपका राष्ट्रीय उद्यान है। उसके अंतर्गत जो है विस्तृत व्याख्या इसकी की गई है। लेकिन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसा कि जो एमपी का आपका जो सिलेबस होता है मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन, उसमें आपका राष्ट्रीय उद्यान भी दिया गया है। तो आपको राष्ट्रीय उद्यान पढ़ने से पहले राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में एक जनरल नॉलेज होनी बहुत ही जरूरी है कि आखिरकार राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, इनकी शुरुआत कैसे हुई, इनकी अवधारणा क्या है। उन सब चीज़ों को जानने के बाद हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो देखते हैं दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं। तो इसकी यदि परिभाषा की बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं दोस्तों? किसी राष्ट्र की प्रशासनिक प्रणाली द्वारा संरक्षित ऐसे प्राकृतिक या अर्ध प्राकृतिक क्षेत्र जहां वन्य जीवों जानवरों का संरक्षण किया जाता है, राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। देखो दोस्तों क्या है, ये आप जो परिभाषा देख रहे हैं राष्ट्रीय उद्यान की, ये काफ़ी व्यापक परिभाषा है और समय समय पर इसमें सुधार होते रहते हैं। यदि भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 1972 के बाद एक राष्ट्रीय उद्यान की एक नई परिभाषा हमारे सामने आएगी, जो कि अपने लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये यदि बात करें अपनी शुरुआत की, तो शुरुआत में राष्ट्रीय उद्यान का क्राइटेरिया क्या हुआ करता था, ये आपकी परिभाषा हुआ करती थी, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं क्या है कि ये क्या होते हैं। तो ये प्राकृतिक या अर्ध प्राकृतिक क्षेत्र होते हैं। और कौन से? तो राष्ट्र की प्रशासन प्रणाली द्वारा संचालित ऐसे क्षेत्र जहां पर वन्य जीवों और जानवरों का संरक्षण किया जाता है। तो दोस्तों क्या है कि जैसे जैसे पृथ्वी पर या विश्व में मानव का वर्चस्व बढ़ता है, यानी मानवीय जनसंख्या में वृद्धि होती है, तो वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों की तरफ उन्मुख होता है। और वो अपनी आवश्यकताओं के लिए क्या करता है कि वनों का जो है दोहन करना शुरू कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप वन में रहने वाले जो वन्य जीव होते हैं, जानवर होते हैं, उनको वहाँ से विस्थापित होना पड़ता है। और वो विस्थापित होते होते मानवीय जो प्रवृत्ति होती है उसका शिकार हो जाते हैं। और आगे चलकर हम देखते हैं कि ऐसे जानवर जो होते हैं उनकी प्रजाति ही अस्तित्व, उनकी जो प्रजाति होती है उनके अस्तित्व पर ही खतरा उमड़ने लगता है। तो इन सभी चीज़ों से बचाने के लिए, यानी वन्य जीवों को मानवीय हस्तक्षेप से बचाने के लिए एक नए प्रकार के, यानी एक देखा जाए तो एक अलग से एक क्षेत्र को संरक्षित कर दिया जाता है, जहां पर उनका संरक्षण किया जाता है। ऐसे क्षेत्र को बोला जाता है राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क्स। समझ गए दोस्तों? नेशनल पार्क्स में क्या किया जाता है? विशेष रूप से वन्य जीव हो गए, जानवर हो गए, आपके अन्य प्रकार की वनस्पति हो गई, इन सभी चीज़ों का संरक्षण किया जाता है। तो इसी क्रम में यदि बात किया जाए तो विश्व में सबसे पहले नंबर पे, यानी विश्व का यदि पहला नेशनल पार्क की दोस्तों बात किया जाए तो 1872 में येलो स्टोन नेशनल पार्क, जो कि आपका अमेरिका में स्थित है, वो आपका विश्व का पहला नेशनल पार्क रहेगा। इसके बाद भारत में बात करें तो 1936 में हैली नेशनल पार्क, जो कि आपका उत्तराखंड में स्थित रहेगा। इसको ध्यान रखना दोस्तों, बाद में इसको एक नया नाम इसको दिया गया जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यानी इसको जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी बोला जाता है, जो कि आपके उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद यदि दोस्तों बात करें तो 1947 में भारत देश आज़ाद होने के बाद स्वतंत्र भारत का वनों को लेकर, या फिर राष्ट्रीय उद्यान, या फिर अपन बोल सकते हैं वन्य संरक्षण को लेकर एक नया अधिनियम पारित किया जाता है, जिसको बोला जाता है राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम 1952। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसके बाद हम देखेंगे मध्य प्रदेश में जो अपना माधव राष्ट्रीय, मध्य प्रदेश में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, उसकी भी स्थापना की जाएगी इसी बीच में। और आगे चलकर हम देखेंगे 1972 में क्या होता है दोस्तों कि 1977 के दशक में, हम इससे पहले देखते हैं तो 1970 के आसपास जो मध्य प्रदेश, जो संपूर्ण भारत में यदि हम राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या देखें तो संपूर्ण भारत में केवल 5 राष्ट्रीय उद्यान होते हैं। मतलब सरकार द्वारा अधिनियम पारित तो कर दिएगा, लेकिन इस क्षेत्र में जो था वो ज़्यादा मजबूती से कदम नहीं उठाए जा रहे थे दोस्तों। तो आगे चलकर क्या हुआ
कि राष्ट्रीय उद्यान की अवधारणा तो सामने आ चुकी थी हमारे सामने, लेकिन 1972 में उन राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों को भी संरक्षण दिए जाने पर एक अधिनियम पारित किया गया। यानी अभी हमने जो क्या अधिनियम पारित किया था उसके अंतर्गत हमने क्या बोला था कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान की जो परिभाषा थी उसको और ज़्यादा व्यापक रूप से हमने उसको विस्तृत किया था। लेकिन 1972 में हमने क्या देखा कि 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाता है। यानी अब राष्ट्रीय स्तर पर जो होगा वो वन्य जीवों का संरक्षण किया जाएगा। आगे चलकर हम देखेंगे इसी क्रम में 1974 में प्रदेश स्तर पर भी वन्य जीवों का संरक्षण किया जाएगा। यानी 1974 में क्या होगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम प्रादेशिक स्तर पर लागू किया जाएगा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। फिर इसके बाद यदि देखा जाए दोस्तों तो क्या होता है कि राष्ट्रीय स्तर पर इसको लागू कर दिया गया, प्रादेशिक स्तर पर इसको लागू कर दिया गया, लेकिन अभी भी कई सारे प्रदेश होते हैं इसको सीरियसली नहीं ले रहे थे और इसको आगे चलकर एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है। इस समय हमारी जो प्रधानमंत्री रहती हैं, पूर्व प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी जी रहती हैं और इंदिरा गांधी जी द्वारा क्या किया जाता है, एक संविधान संशोधन किया जाता है जिसके द्वारा अब जो है राष्ट्रीय जो अपने वन्यजीव होते हैं उनको एक संवैधानिक संरक्षण प्रदान कर दिया गया। यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया, तो एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया हमारे नीति निर्देशक तत्वों में। नीति निर्देशक तत्व दोस्तों क्या होते हैं, आपको ये चीज़ पॉलिटी में काफ़ी अच्छे विस्तृत तरीके से पता होगा। तो नीति निर्देशक तत्वों के तहत एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 48A, और 48A में क्या बोला गया दोस्तों कि पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन तथा वन व वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। कौन करेगा दोस्तों, तो राज्य करेगा। यानी राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वह अपने आधिकारिक क्षेत्र में, उसके अंदर आने वाले क्षेत्र में वह वन और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा दोस्तों। तो ये तो हो गया आपका संवैधानिक प्रावधान, यानी हमारे संविधान में इस चीज़ को जगह दे दी गई कि नहीं अब आप लोग क्या करेंगे, वन और वन्य जीवों की रक्षा करने का स्वयं जिम्मा उठाएंगे। तो यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। तो ये यहाँ पे बहुत चीज इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से याद रखना। 1872 ये चीज़ कई बार एग्जाम में पूछी आती है और कई बार पूछी भी गई है, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, तो 1872 में जो अधिनियम पारित हुआ था उसके आधार पर अब राष्ट्रीय उद्यान की परिभाषा को और ज़्यादा व्यापक बना दिया गया। अब जो राष्ट्रीय उद्यान की परिभाषा है वो क्या हो जाएगी, तो जो उद्यान वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के नियमों के तहत सरकार की निगरानी में बनाए जाते हैं। मतलब अब जो राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाएंगे वहाँ पर कोई ना कोई नियम लागू होंगे और उन नियमों की जो विस्तृत व्याख्या है वो कहाँ पर की गई है, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में की गई है, जहाँ पर वन्य जीव पिंजरे में कैद ना होकर प्राकृतिक आवास में किंतु सरकारी निगरानी में होते हैं। मतलब यहाँ पर अब क्या होगा दोस्तों, इससे पहले क्या होता था, जब हमारे जानवर जो जितने भी वन्य जीव और जानवर होते थे जब वो विलुप्ति की कगार पर जा रहे थे तो उनको क्या किया जाता था, एक पिंजरे में कैद कर दिया जाता था। लेकिन क्या होता था दोस्तों, फिर हमने देखा कि जब पिंजरे में उनको कैद किया जाने लगा तो पिंजरे में उनको वो एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता है कि वो अपने आप को डेवलप कर सकें और अपने आप को प्रकृति में रहने के योग्य बना सकें। तो आगे चलकर क्या किया गया दोस्तों, ये जो अधिनियम था 1972 वाला अधिनियम था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, इसके तहत क्या किया गया, एक गाइडलाइन जारी की गई और उस गाइडलाइन के जरिए क्या किया गया, तो एक क्षेत्र निश्चित किया गया। उस क्षेत्र में क्या हुआ, तो वन्य जीव जो है पिंजरे में कैद ना होकर प्राकृतिक आवास में रहेंगे। मतलब जो चीज़ उनको प्राकृतिक नेचुरल तौर पर शुरुआत में मिलती थी अब वही चीज़ उनको कहाँ पर प्रदान की जाएगी, एक किसी निश्चित स्थान पर। लेकिन वो जो स्थान होगा वो आपका सरकारी निगरानी में रहेगा दोस्तों। समझ में आया इतना। मतलब वन्य जीव होंगे क्या करेंगे वो, तो पिंजरे में कैद ना होकर प्राकृतिक आवास में रहेंगे किंतु सरकारी निगरानी में, तथा इंसानों को सरकारी नियमों का पालन कर वन में भ्रमण करने की अनुमति होती है। मतलब इंसानों का जो भ्रमण होता है क्या होता है दोस्तों, जब जैसा कि हमने डिस्कस किया था, जहाँ पर मानवीय हस्तक्षेप पड़ जाता है वहाँ पर जितने भी वन्य जीव और जानवर होते हैं उनके अस्तित्व को खतरा उत्पन्न होने लगता है। तो वहाँ पर क्या किया गया, मानवीय हस्तक्षेप को रोका गया और मानवीय जो इंसानों की जो भ्रमण करने की वहाँ पर अनुमति होती है उनको सरकारी नियमों के दायरे में लाया गया। तो ऐसे क्षेत्र क्या कहलाते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। तो इतनी चीज़ दोस्तों क्लियर हो गई। तो राष्ट्रीय उद्यान क्या होंगे, वे उद्यान वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के नियमों की निगरानी में बनाए जाते हैं, ठीक है, जहां वन्य जीव पिंजरे में कैद ना होकर प्राकृतिक आवास में किंतु सरकारी निगरानी में होते हैं तथा इंसानों को सरकारी नियमों का पालन कर
वन में भ्रमण करने की अनुमति होती है, राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। और यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि ये जो राष्ट्रीय वन वाले क्षेत्र होते हैं, जैसे मान के चलो ये राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर क्या होता है, ना तो किसी भी इंसान को जो जानवर को चराने की अनुमति प्राप्त होती है, ना ही किसी भी इंसान को अवैधानिक तरीके से अंदर एंट्री करने की अनुमति दी जाती है, ना ही यहाँ पर भ्रमण करने की, ना ही यहाँ पर बसने की अनुमति दी जाती है। यदि यहाँ पर मान के चलो किसी व्यक्ति को घूमना है या फिर यहाँ का भ्रमण करना है, तो आपको सरकार द्वारा परमिशन लेनी पड़ेगी और उनके जो गाइडलाइन होती है उनके तहत ही आप इस क्षेत्र में भ्रमण कर सकते हैं। समझ गए दोस्तों, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। आगे चलकर आप देखेंगे दोस्तों, तो ये जो आपका अधिनियम था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, इसको 2003 में और ज़्यादा व्यापक किया जाएगा। और 2003 में अब क्या किया जाएगा दोस्तों, तो इसमें एक नया प्रावधान जोड़ दिया जाएगा कि यदि आप किसी वन्य जीव की हत्या करते हैं तो आपको साथ ही साथ अब उम्र कैद या फिर जुर्माना वगैरह ये आपको भरना पड़ेगा। जिसके तहत हम दोस्तों आजकल देखते हैं कि जो सलमान खान वाला जो केस चलता है, जो ने एक हिरण का जो हत्या की थी, हिरण की हत्या के केस में सलमान खान जो है आज भी उन पर मुकदमा चल रहा है। तो वो जो आपका चेंजेस किया गया था, आपका संशोधन किया गया था, वो कब किया गया था, 2003 में। तो 2003 में इसमें क्या किया गया, और ज़्यादा संशोधन किया गया। और अब जो वन्य जीव होते हैं उनकी हत्या को क्या किया, उनकी हत्या पर अब सजा का प्रावधान भी किया गया। यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। तो यदि 2020 की बात करें तो 2020 में अभी तक कुल 115 राष्ट्रीय उद्यान भारत में सम्मिलित हैं। यानी भारत में अभी इस टाइम पे कितने राष्ट्रीय उद्यान होंगे, तो 105 राष्ट्रीय उद्यान होंगे। उनमें से 12 राष्ट्रीय उद्यान जो हैं वो मध्य प्रदेश में शामिल हैं। कितने, मध्य प्रदेश में 12 और संपूर्ण भारत में 105 राष्ट्रीय उद्यान रहेंगे। ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद आगे चलें तो एक चीज़ और है दोस्तों, टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट क्या है, जैसा कि यहाँ पे हम बात कर रहे थे दोस्तों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में अगर वन्य के जीवों का संरक्षण करना, तो उसी क्रम में हम देखते हैं कि जो बाघ नाम के जो जानवर होते हैं उनकी जो प्रजाति होती है, उनके अस्तित्व को भी खतरा उत्पन्न हो जाता है और उनके संरक्षण की बात की जाती है। यदि 1972 से पहले की बात करें तो 1969 में IUCN द्वारा एक अधिवेशन किया गया था दोस्तों, जो कि 10वां अधिवेशन था IUCN का। IUCN क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है। तो 10वें अधिवेशन में दोस्तों क्या बोला गया, IUCN के 10वें अधिवेशन में बोला गया कि बाघों को अब जो है संपूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाए। यानी प्रत्येक राष्ट्र का ये जिम्मा बनता है कि वह अपने अपने राष्ट्र में बाघों को संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करे। इसी क्रम में आगे चल के हम देखेंगे तो 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाती है और साथ में 1 अप्रैल 1973 को संपूर्ण भारत में कुल 9 टाइगर प्रोजेक्ट साइट्स के साथ टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है। समझ में आ गया दोस्तों, कितनी टाइगर प्रोजेक्ट साइट्स शुरुआत में हुई थी, तो वो 9। यानी यदि एग्जाम में आता है कि जब टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी तो उस समय पहले चरण में कुल कितने टाइगर प्रोजेक्ट साइट्स बनाई गई थी, तो 9 टाइगर प्रोजेक्ट साइट्स उस टाइम पे बनाई गई थी। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। इसी क्रम में हम देखेंगे 1974 में चल के मध्य प्रदेश में टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा और कान्हा किसली को जो है सबसे पहली टाइगर प्रोजेक्ट साइट बनाई जाएगी। ठीक है दोस्तों। इसके आगे चलते हैं तो 2005 में क्या हुआ था दोस्तों, एक टाइगर टास्क फोर्स का गठन किया गया था। टाइगर टास्क फोर्स क्या होता है दोस्तों, तो ये क्या होता है, बाघों के संरक्षण के लिए, बाघों को अवैध शिकार से बचाने के लिए एक फोर्स का गठन किया गया जो कि बाघों की निगरानी का काम करता है। आगे चलकर 2006 में इसको एक वैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया और वन्य जीव प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन कर इसको इस अधिनियम में जगह दी गई और उसको एक वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। फिर 2006 में यदि बात करें तो 2006 में क्या किया गया दोस्तों, तो बाघ की गणना शुरू की गई। यानी अब क्या किया जाएगा, तो प्रत्येक राष्ट्रीय उद्यान में और संपूर्ण भारत में बाघों की गणना शुरू की जाएगी। और बाघों की गणना किस आधार पे, तो प्रत्येक 4 वर्ष में, यानी प्रत्येक 4 वर्ष में जो है बाघों की गणना की जाएगी और चेक किया जाएगा कि हमारे देश में कुल बाघों की स्थिति क्या है और कितने बाघ अभी इस टाइम पे मौजूद हैं। आगे चलकर दोस्तों हम देखेंगे तो 2006 के बाद 2010, 2014, 2018 यानी 4 अभी तक यदि देखी जाए तो बाघ गणना हो चुकी हैं। और अभी जो रिसेंटली रिपोर्ट आई थी वो 2018 की आई थी, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश जो है फिर से एक टाइगर स्टेट का दर्जा उसको मिल जाएगा। तो देखते हैं अभी थोड़ी देर में। तो उससे पहले दोस्तों देखेंगे
तो 2010 की यदि बात करें तो 2010 में दोस्तों रूस का एक शहर है जिसको बोला जाता है सेंट पीटर्सबर्ग। तो रूस के शहर यानी सेंट पीटर्सबर्ग में क्या हुआ था, तो 13 एशियाई राज्यों का यानी एशिया के कुल 13 ऐसे देश थे जहाँ पे मतलब टाइगर जो है पाए जाते हैं, बाघों की ज़्यादा प्रजाति पाई जाती है। उनकी क्या हुआ, एक समिट हुआ जिसको बोला गया टाइगर समिट। उस टाइगर समिट में दोस्तों क्या निर्णय लिया गया, तो उसमें एक लक्ष्य निर्धारित किया गया और उस लक्ष्य के अनुसार 2022 तक प्रत्येक राष्ट्र को अपनी बाघों की संख्या जो है दुगनी करनी थी। ठीक है दोस्तों, कितनी करनी थी प्रत्येक राष्ट्र को, प्रत्येक राष्ट्र को अपने यहाँ पे बाघों की संख्या जो है वो दुगनी करनी थी। और इसको बोला गया TX2 यानी टाइगर कितना 2 टाइम्स, यानी टाइगर को 2 गुना करना है, कब तक, 2022 तक। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी 2022 तक अपन को टाइगर यानी जो बाघों की संख्या वो दुगनी पहुंचानी है। ठीक है, और किस आधार पे पहुंचानी है, तो ध्यान रखना दोस्तों 2006 की बाघ संख्या के आधार पे, यानी 2006 में जो बाघों की संख्या रही होगी उसके आधार पर 2022 तक अपन को बाघों की संख्या दुगनी करनी है। और इसके साथ में 29 जुलाई 2010 को बाघ दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई वैश्विक स्तर पर, यानी 29 जुलाई से प्रत्येक वर्ष वैश्विक स्तर पर बाघ दिवस मनाया जाएगा। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों सारी चीज़ें। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपको 29 जुलाई याद रखना है। 29 जुलाई बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है, तो 2010 से मनाया जाता है। इसकी घोषणा कहाँ पर हुई थी, तो इसकी घोषणा हुई थी टाइगर समिट में, जो कि रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में की गई थी। और यहाँ पर एक लक्ष्य का निर्धारण किया गया कि 2022 तक प्रत्येक राज्य को या प्रत्येक देश को अपने यहाँ पर बाघों की संख्या को दुगना करना है। तो दोस्तों यदि बात करें 2006 में बाघ की गणना की, तो 2006 में जो बाघ की गणना हुई थी, इस समय यदि संपूर्ण भारत में बात की जाए तो 1411 बाघ की गणना की गई थी। यानी 2006 में अपने यहाँ पे कितने बाघ हुआ करते थे, तो 1411। ठीक है, इसके बाद देखेंगे 2010 में, तो 2010 में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हुई है, तो यहाँ पर हुई थी आपकी 1706। आगे चलकर 2014 की यदि बात करें तो 2014 में कितनी हो जाएगी ये, तो 2014 में हो जाएगी 2226 संख्या। और 2018 की यदि सेंसस की बात करें तो इस समय चल के ये हो जाएगी 2967। तो रिसेंटली जो आपकी जो रिपोर्ट जारी की गई है प्रकाश जावड़ेकर जी द्वारा, जो अपने मंत्री थे उनके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई थी, और उनकी रिपोर्ट में जो 2018 बाघों की संख्या भारत में बताई गई है वो कितनी बताई गई है, 2967। इसमें से यदि दोस्तों बात किया जाए मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में कितने बाघ रहेंगे इस समय, तो मध्य प्रदेश में दोस्तों रहेंगे 526 बाघ। ठीक है, 526 मध्य प्रदेश में रहेंगे। और कर्नाटक की यदि बात करें दोस्तों, तो कर्नाटक में कितने बाघ रहेंगे, तो कर्नाटक में रहेंगे 524। और इसी के साथ जो है मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा फिर से मिल जाएगा। अब बात की जाए दोस्तों फिर से, तो फिर से का क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि मध्य प्रदेश को पहले टाइगर राज बोला जाता था कब तक, 2010 तक। लेकिन 2010 के बाद हम देखेंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश से टाइगर राज का जो है टाइगर स्टेट का दर्जा छिन जाता है और वो पहुंच जाता है किसके पास, कर्नाटक के पास। बात की जाए अगर 2010 की, तो बात की जाए अगर 2010 में, तो 2010 में जो मध्य प्रदेश में जो बाघों की संख्या थी वो थी लगभग 308। और कर्नाटक में यदि बात की जाए इस समय बाघों की संख्या थी लगभग 408। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। तो इस समय जो टाइगर स्टेट का दर्जा वो किसके पास रहेगा, कर्नाटक के पास रहेगा। लेकिन बात किया 2018 में, तो फिर से टाइगर स्टेट का दर्जा किसके पास आ जाएगा, मध्य प्रदेश के पास। और यहाँ पर 526 बाघों की कुल संख्या रहेगी। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और देखेंगे आप लोग कि 2010 में जो समिट हुआ था आपका टाइगर समिट, जिसको क्या बोला गया था, टाइगर समिट। और यहाँ पे एक प्रोजेक्ट पास किया गया TX2। TX2 में क्या करना था दोस्तों, तो 2022 तक आपको बाघों की संख्या को डबल करना था। और किसके आधार पर, तो 2006 के आधार पर। यानी 2006 में कितनी संख्या थी आपकी, 1411। और 2022 तक आपको ये संख्या कम से कम 2822 करनी थी। लेकिन यदि भारत की बात की जाए दोस्तों, तो भारत का इसमें प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा। और भारत ने 2018 में ही, यानी इससे 4 साल पहले, अपनी जो बाघों की संख्या है भारत में वो कितनी पहुंचा दी, तो 2967। यानी यदि
बाघों के संरक्षण की बात करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में बाघों का संरक्षण है वो काफ़ी अच्छे तरीके से किया जा रहा है। और यहाँ पर जो टारगेट फिक्स किया गया था उससे 4 साल पहले ही भारत ने अपना टारगेट अचीव कर लिया है दोस्तों। यहाँ तक चीज़ क्लियर है। अब दोस्तों क्या है, इसके बाद आप लोग एक चीज़ और याद रखना कि मध्य प्रदेश में बाघों की गणना के लिए एक टेक्निक का यूज किया जाता है जिसको बोला जाता है एम स्ट्रिप टेक्निक। क्या हो दोस्तों? STRIP। तो दोस्तों उस टेक्निक को बोला जाता है एम स्ट्रिप्स टेक्निक। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। ठीक है दोस्तों, ये जो टेक्निक होती है वो आपकी किस पर वर्क करती है? तो ये वर्क करती है जीपीएस पर। जीपीएस पर किस तरीके से? तो जीपीएस जो करता है वो क्या करता है, आपका मान के चलो कोई एक पर्टिकुलर क्षेत्र है, कोई एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसके अंतर्गत आपको बाघों की जनगणना करनी है। तो ये जीपीएस क्या करेगा दोस्तों, अपनी टेक्निक के माध्यम से सबसे पहले यहाँ पे क्या करेगा, फोटोग्राफी करेगा, यानी यहाँ पे पिक्चर्स कैप्चर करेगा। ठीक है, अब पिक्चर्स कैप्चर करने का दोस्तों यहाँ पे क्या करेगा, तो पिक्चर्स कैप्चर करने के बाद अब ये काउंट करेगा यहाँ पे फुटप्रिंट्स मतलब जो बाघ होंगे वो यदि किसी क्षेत्र से गुजरते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने पीछे अपने फुटप्रिंट्स छोड़ते हुए जाते हैं। और उन फुटप्रिंट्स को काउंट करते हुए ये जो टेक्निक है पूरी वो अंतिम तौर पर हमें क्या बता देती है, बाघों की संख्या। ठीक है दोस्तों, अब ये जो बाघों की संख्या बताती है, पिक्चर्स जो देती है, इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ देखने वाली है। यहाँ पे जो कैमरे यूज की जाती है, यानी पिक्चर्स में जो जिन कैमरों के द्वारा पिक्चर्स ली जाती है वो आपके वर्क करते हैं बेसिकली एआई पर, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कैसे दोस्तों, तो क्या होता है कि जैसे जब किसी क्षेत्र में बाघों का मूवमेंट होता है तो ये जो कैमरे होते हैं वो ऑटोमेटिक वर्क करना शुरू कर देते हैं, और जब उनको यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं दिखता है तो वो कैमरे जो हैं अपने ऑफ मोड में रहते हैं, यानी उस समय कैमरे वर्क नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही उनको किसी क्षेत्र में हलचल दिखाई देती है और वहाँ पर वो फोटो क्लिक करना शुरू कर देता है, और लास्ट में चल के उन जो फुटप्रिंट्स होते हैं उनको काउंट करके हम किसी भी क्षेत्र में बाघों की गणना कर सकते हैं। तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई दोस्तों। यहाँ तक आपको बाघ की गणना और बाघों का स्टेटस क्या है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है। अब इसके बाद कुछ दोस्तों यदि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो 2 चीज़ें हैं दोस्तों, एक याद रखना, फादर ऑफ टाइगर प्रोजेक्ट। तो फादर ऑफ टाइगर प्रोजेक्ट दोस्तों किसको बोला जाता है, तो यदि वर्ल्ड लेवल पर बात करें यानी वैश्विक स्तर पर यदि बात करें तो यहाँ पर आपके व्यक्ति हैं जिनको बोला जाता है गैनी मैनफोर्ड को जो है फादर ऑफ टाइगर प्रोजेक्ट बोला जाता है वैश्विक स्तर पर। और यदि भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, तो यहाँ पे एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है कैलाश सांखला को जो है वो भारत के स्तर पर, यानी भारतीय यदि बात की जाए भारत के फादर ऑफ टाइगर प्रोजेक्ट कौन होंगे, तो कैलाश सांखला होंगे, और वर्ल्ड में फादर ऑफ टाइगर प्रोजेक्ट कौन होंगे, तो गैनी मैनफोर्ड होंगे। ये दोनों चीज़ें दोस्तों याद रखना, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। इसके बाद यदि दोस्तों बात करें संपूर्ण मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो कितने हैं, आपके 7 टाइगर प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश में। 7 में से यदि बात किया तो 6 आपके जो होंगे वो नेशनल पार्क होंगे, और एक आपका अभ्यारण्य होगा, कौन सा, तो वो होगा आपका रातापानी अभ्यारण्य, और 6 नेशनल पार्क है जिनको अभी हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। और यदि बात किया जाए तो जो आपका रातापानी है जो सबसे अंतिम तौर पर यानी 2014 में शामिल किया गया था टाइगर प्रोजेक्ट में, और पहला आपका जो नेशनल पार्क था जो टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था वो कौन सा था, कानाकिसली था, जो कि आपका 1974 में शामिल किया गया है दोस्तों। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं, यहाँ तक दोस्तों कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश में कौन कौन से टाइगर प्रोजेक्ट और नेशनल पार्क हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान की, यानी जो मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय उद्यान शामिल है उनके बारे में हम बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश में कुल 12 राष्ट्रीय उद्यान शामिल है, यानी मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान होंगे, जिनमें से 6 राष्ट्रीय उद्यान आपके टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल रहेंगे। अब आपको 12 के 12 राष्ट्रीय उद्यान एकदम कंठस्थ करने हैं, क्योंकि 12 इनमें से यानी राष्ट्रीय उद्यान से यदि आप बात किया जाए तो मध्य प्रदेश का कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो MPPSC हो या फिर व्यापम द्वारा आयोजित की जाने वाली कोई परीक्षा हो, तो वहाँ पर एक ना एक क्वेश्चन आपका यहाँ से 100% बनता ही बनता है।
तो आपको 12 के 12 राष्ट्रीय उद्यान आपको इस तरीके से याद करने हैं कि यदि आपको कोई ब्लैंक मैप दे दे और ब्लैंक मैप में आपको ये बोल दे कि यहाँ पे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो आप यहाँ पे तुरंत बता सको कि यहाँ पर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, या फिर यहाँ पे बोल दे तो आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पे वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। ऐसे ही आपको सारे राष्ट्रीय उद्यान एकदम कंठस्थ याद होने चाहिए और विद डिस्ट्रिक्ट आपको याद होनी है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले में स्थित है। फिर इसके बाद जो आने वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे इन राष्ट्रीय उद्यानों की बारे में जानकारियाँ, इनको हम डीपली डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर में, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि कानक किसली राष्ट्रीय उद्यान है जो है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, ये राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया, टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल हुआ और यहाँ पर कौन कौन सी प्रमुख बातें हैं और यहाँ पे कौन से जीवों का संरक्षण किया गया है। कुछ बेसिक जानकारी रहेगी जो कि अपन आने वाले लेक्चर में देखेंगे, लेकिन आज अपन को ये जो है 12 के 12 पूरे राष्ट्रीय उद्यान याद करने हैं। तो पहले राष्ट्रीय उद्यान की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान आपका होगा कानक किसली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मंडला और बालाघाट में स्थित रहेगा। यानी इसका कुछ क्षेत्र आपका मंडला में रहेगा, कुछ क्षेत्र बालाघाट में रहेगा। तो पहला कौन सा हो गया, कानक किसली। यदि दूसरे राष्ट्रीय उद्यान की दोस्तों बात करें तो दूसरा राष्ट्रीय उद्यान आपका कौन सा है, तो वो है आपका पेंच। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे रहेगा, तो ये आपका सिवनी छिंदवाड़ा में स्थित है। ठीक है। तीसरे राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका होशंगाबाद में रहेगा। इसके बाद यदि बात करें तो ओमकारेश्वर जो कि खंडवा में रहेगा। फिर डायनासोर जो कि आपका धार में रहेगा। इसके बाद वन विहार जो कि भोपाल में रहेगा। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में। कूनो राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर में। ध्यान रखना दोस्तों, कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका सबसे अंतिम राष्ट्रीय उद्यान है जो कि अभ्यारण्य से राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित हुआ है। इससे पहले 2018 तक ये एक कूनो पालपुर के नाम से अभ्यारण्य हुआ करता था और 2018 में एक गाइडलाइन जारी की गई जिसके तहत कूनो पालपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे होगा, श्योपुर में होगा। इसी प्रकार पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे होगा दोस्तों, जैसा नाम से स्पष्ट है पन्ना में स्थित है आपका। इसके अलावा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित होगा, तो सीधी सिंगरौली। यहाँ पर दोस्तों ये चीज़ ध्यान देना कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका प्रमुख रूप से सीधी में स्थित है, लेकिन कुछ पार्ट इसका सिंगरौली में भी आता है। मुख्य रूप से कहाँ पे रहेगा, सीधी में। यदि ऑप्शन में आपके पास सीधी सिंगरौली दोनों है तो आपको किसके साथ जाना है, सीधी के साथ जाना है दोस्तों। ठीक है, संजय गांधी सीधी में है। फिर इसके बाद बांधवगढ़ बात करें तो बांधवगढ़ कहाँ पे होगा, आपका उमरिया में होगा। और राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान ये आपका होगा डिंडोरी में। इस तरीके से आपके दोस्तों ये 12 के 12 राष्ट्रीय उद्यान कंप्लीट हो जाते हैं। और इनमें से जो हमने जो यहाँ पे बात किया जाए रेड कलर के बॉक्स में जिनको बंद किया हुआ है ये हैं आपके टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल राष्ट्रीय उद्यान। यानी टाइगर प्रोजेक्ट में दोस्तों कितने 6 राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं। 6 में से कौन कौन से हो जाएंगे आपके, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कानक किसली राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों यहाँ तक क्लियर है। टोटल 12 राष्ट्रीय उद्यान जिनमें से 6 आपके टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल रहेंगे और टोटल कितने हो गए 12। तो आपको ये 12 के 12 राष्ट्रीय उद्यान जो है पूरे एकदम कंठस्थ करने हैं। पूरे राष्ट्रीय उद्यान आपको अच्छे तरीके से याद करने हैं, जिससे कि हम आने वाले लेक्चर में क्या देखेंगे दोस्तों, इन 12 के 12 राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में हम एक गहन विस्तृत व्याख्या करेंगे सभी की और देखेंगे कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है और यहाँ पे प्रमुख बातें क्या क्या रहेंगी, ये नेशनल पार्क कब घोषित किया गया, इसको टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल किया गया और यहाँ पे कौन कौन से जीवों का संरक्षण किया जाता है दोस्तों। तो आपको आज का लेक्चर दोस्तों कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि इसको लेकर कोई प्रॉब्लम हो, कोई आपके मन में डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक। और आने वाले लेक्चर में जो है जो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में डिस्कशन अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।